गौरव है। मैंने अभी हाल ही में IELTS 2020 के अंदर 13वां स्थान हासिल किया है। स्ट्रेटजीज़, बुक रिवीजन, इन सब के बारे में आप सब जानते हैं। आज हम एग्ज़ाम के समय किस प्रकार का प्रेशर होता है और किस प्रकार का एक्सपीरियंस रहता है उनके बारे में बात करेंगे। अब आप रेडी हो जाइए, लेट्स रिवाइंड टू एग्ज़ाम डे, नाइट बिफोर द एग्ज़ाम। इस दिन हमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है क्योंकि पिछले 1-2 साल का हमने जो पढ़ा है उसको रिवीजन करने का हमारे अंदर रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। लेकिन हमें इसमें अब टेंशन नहीं लेना है क्योंकि हमने अब तक पूरा पढ़ चुके हैं और अब हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, वो केवल इसी चीज़ से होगी कि हम कितना कूल हैं। तो एक अच्छी पूरी नींद लेने की सोचिए। मैंने यही किया था। शाम को 9 बजे मैं पढ़ाई छोड़ चुका था और फिर म्यूज़िक के साथ मैं एक अच्छी स्लीप लेने चला गया। मॉर्निंग ऑफ द एग्ज़ाम। सबसे पहले आप 6 से 7 बजे के बीच में उठने की कोशिश कीजिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम 10 बजे से है। 9 बजे से सेंटर की एंट्री ऑन कर दी जाती है, तो आप 8 से 9 के बीच में एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचिए। सबसे पहले उठते ही आप अपना जो बेसिक फ्रेश होने का काम है उसको कीजिए और फिर स्नान करने के बाद अपने मम्मी पापा और कुछ पॉजिटिव फ्रेंड से बात कर लीजिए ताकि आपके अंदर जो एंग्जाइटी है वो कम हो जाएगी और आपका जो दिमाग है वो काम हो जाएगा, ताकि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एग्ज़ाम सेंटर पर एंट्री कर सको। इसके अलावा जो हमें इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें हमारा एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड और जिस प्रकार के पेन की ज़रूरत है उनको एक पाउच में लेके जाना है ताकि एग्ज़ाम पे स्टडी के अलावा वाले पार्ट है उनसे लेके किसी भी प्रकार की टेंशन ना हो। रीचिंग द एग्ज़ाम सेंटर। आपको सभी को एक इम्पोर्टेंट इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने एग्ज़ाम सेंटर को पहले एक बार विजिट कर लें। जनरली UPSC 20 दिन पहले ही आपको एग्ज़ाम सेंटर बता देती है, तो आप एक बार विजिट कर लें ताकि उस दिन किसी भी प्रकार से आप लेट ना हो। तो मैंने अपना एग्ज़ाम सेंटर था वो 2 दिन पहले विजिट कर लिया था और जिस दिन सुबह जाना था और मेरी पर्सनल कार थी कि मैं इसी कार से जाऊंगा ताकि किसी भी प्रकार का डिले ना हो, और 15 से 20 मिनट का मार्जिन आपको रख के चलना है ताकि किसी भी प्रकार की कोई यदि ट्रैफिक हो तो आप उसमें लेट ना हो। एट द एग्ज़ाम सेंटर। आप जैसे एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे बहुत सारे लोग वहाँ पे होंगे और वो अलग अलग चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे, तो आपके अंदर एक एंग्जाइटी आ सकती है कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं या इसके बारे में मैंने कम पढ़ा था। तो इस चीज़ों से आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रहना है। आप अपना हेडफोन लगाइए, अपना म्यूजिक सुनते रहिए। उसके बाद जब सिक्योरिटी चेकअप वगैरह जो भी होते हैं तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसके लिए आपको किसी भी तरीका अपना जो कूल माइंड है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। आप जाइए, आपकी नॉर्मल एक सिक्योरिटी चेकिंग होगी। आजकल कोविड के कारण जो टेम्परेचर वगैरह चेक करते हैं, आपका मास्क, सैनिटाइज़र आपके पास होना चाहिए। फिर आप जब एग्ज़ाम में जाके बैठें तो उस अपनी सीट पे अपना रोल नंबर चेक कर लीजिए कि ये मेरी सीट है, क्योंकि मैंने 1-2 स्टूडेंट्स को देखा था कि वो आगे पीछे सीट पे बैठने की वजह से उनको गलत OMR और गलत नंबर का पेपर मिल गया था जो आपको एक इशू कर सकता है। तो इसलिए आप अपनी सीट चेक कर लीजिए कि यही मेरा रूम है, यही मेरी सीट है, और उसके बाद आप एग्ज़ाम सेंटर में जो रूम है उसमें आप 5 से 10 मिनट पहले पहुँच जाइए ताकि आप अपने आप को काम कर सकें वहाँ पर। अब हम मेंस के दिन की बात करते हैं। मेंस के दिन आपको पता है कि टोटल 9 पेपर होते हैं और वो 5 दिन कंटिन्यू रहते हैं, जिसमें फ्राइडे, सैटरडे, संडे को पेपर होते हैं 5 पेपर, और फिर नेक्स्ट वीकेंड पे होते हैं जो नेक्स्ट 4 पेपर हैं। तो जब सबसे पहले ऐसे का पेपर होता है वो एक दिन में एक ही है, और उसके बाद जो GS 1, 2, 3, 4 हैं वो 2 दिनों में चारों पेपर हो जाते हैं। और नेक्स्ट वीकेंड के ऊपर हिंदी और इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर होता है और 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं, वो लास्ट में होते हैं। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जब एक पेपर के बाद आप दूसरे पेपर में जाओ तब कोई भी हैवी फूड नहीं खाना, क्योंकि इससे फिर जो सेकंड हाफ है इसमें आपकी बॉडी उतना अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी। सेकंड, हमें जो ध्यान रखना है कि इसमें आपके पास शॉर्ट रिवीजन नोट्स होने चाहिए ताकि आप 1 घंटे में ऊपर से जो फैक्ट्स वगैरह हैं उनको आप रिवाइज कर सको। तो मेरी यही स्ट्रेटेजी रहती थी कि जब भी जैसे 12 बजे 9 से 12 पेपर होता था पहला, फिर 12 से जो 2 का टाइम था उसमें मैं लाइट फूड लेता था जैसे कि कुछ एप्पल वगैरह हो गए। उसके बाद मैं रिवाइज़ करने बैठता था, तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर मैं पूरा अपना जो अगले सिलेबस है, अगला जो पेपर है उसका मैं सिलेबस को रिवाइज़ कर लेता था। तो आपको भी यही स्ट्रेटेजी रखनी है। और जो फर्स्ट 3 डेज़ के बाद जो 4 से 5 दिन का गैप मिलता है उसमें आप ऑप्शनल को रिवाइज़ कीजिए आराम से, क्योंकि जो हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर हैं उनके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। सीइंग द एग्ज़ाम पेपर।
सबसे पहले एग्ज़ाम पेपर में यूपीएससी 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम देती है, जिसमें आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकते हो। उसके बाद टाइम स्टार्ट होता है, तब आप उसमें लिखना स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि जो हम 20 क्वेश्चंस को 5 मिनट के अंदर सभी को पढ़ लें, और जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है उनके लिए एक छोटा सा फॉर्मेट बना लें कि मुझे ये इस क्वेश्चन के अंदर लिखना है, ताकि जब आप वो 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो आगे के जो क्वेश्चन होंगे 15, उनके लिए ब्रेन अपने आप ही ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेगा। और एक और बात इसमें जो ध्यान रखनी है, आप हमेशा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिए। यूपीएससी किसी भी प्रकार का हार्ड क्वेश्चन आपके सामने पुट कर सकती है जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, तो आपको उससे घबराना नहीं है, क्योंकि वो सभी बच्चों के लिए सेम है। तो हमें एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखना है, और हमें पहले 5 क्वेश्चनों की एक फॉर्मेट तैयार कर लेना है, ताकि जो इनिशियल रेजिस्टेंस होता है, जिसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, वो टाइम कंज्यूम ना हो। एक बार पेपर स्टार्ट होने के बाद आप अपनी वॉच के अकॉर्डिंग जो मतलब 10 मार्कर क्वेश्चन है उसको 7 मिनट दीजिए, और जो 15 मार्कर क्वेश्चन है उसको 11 मिनट दीजिए, और फिर आप उसको लगातार पेपर को करते रहिए। प्रीलिम्स पेपर सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी। तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, हमें पता है कि जो कंटेंट के अलावा हमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स का भी यूज़ करना होता है। हमें लॉजिक और रीज़न लगाना पड़ता है कि ये ऑप्शन गलत क्यों है, और फिर हम एलिमिनेशन करके राइट आंसर तक पहुंचते हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताना चाहूँगा जिनके बारे में मैंने स्टडी नहीं किया था, लेकिन मैंने उसमें बेसिक जो लॉजिकल और रीजनिंग थी उसको लगा के सोल्व किया। तो लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 था कि द विटल विध्वंसक एक मंथली मैगजीन थी, उसको जो अनटचेबल्स के लिए थी, उसको किसने सबसे पहले पब्लिश किया था। तो इसमें मुझे नहीं पता था कि ये जो जर्नल है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, लेकिन मैंने इसको एलिमिनेशन टेक्निक से किया, क्योंकि जो सबसे पहले बी ऑप्शन ज्योतिबा फुले, तो ज्योतिबा फुले थे, उनकी मैंने सभी बुक्स और जर्नल्स की स्टडी की थी, तो मैंने कभी इसका नाम नहीं सुना था। तो ये मैं श्योर था कि ज्योतिबा फुले इसका आंसर नहीं हो सकता, तो मैंने ज्योतिबा फुले को गलत काट दिया था। उसके बाद एम.के. गांधी। तो महात्मा गांधी की हमें सारी बुक्स का वैसे भी पता होता है, लेकिन यदि हम इस बुक का नाम देखें विध्वंसक, ये एक अग्रेसिव टर्म है जो जनरली गांधी जी अपनी किसी भी बुक में यूज़ नहीं करते, तो ये ऑप्शन भी अपने आप ही गलत हो जाता है। तो जो एम.के. गांधी वाला ऑप्शन था वो गलत हो जाता है। फिर भीमराव अंबेडकर, तो जो हमारे बी.आर. अंबेडकर थे, उनका जो मेनली वर्क करने का टाइम था वो 1920s के बाद का था। तो ऐसा मुझे लगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कभी भी अनटचेबल्स की बात 1920 से पहले रेज नहीं की गई हो। तो मुझे ये बी.आर. अंबेडकर ऑप्शन भी गलत लगा, इसलिए मैंने ये गोपाल बाबा का जो ऑप्शन है उसको टिक कर दिया था, और फिर बाहर आके एग्ज़ाम में मुझे पता चला कि ये सही आंसर है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को एक देखते हैं। क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन में क्या है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका कहाँ यूज़ किया जा सकता है। जनरली जो साइंस के क्वेश्चंस आते हैं उनकी जो एप्लीकेशन का पार्ट है उसको हम काफ़ी नैरो टर्म में सोच लेते हैं, उसकी वजह से हमारा गलत हो जाता है। हमें इसको पूरी ब्रॉडर टर्म में सोचना है। जैसे पहला, ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कम किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही हम रूम से बाहर जाएंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रूम होगा तो अपने आप ही लाइट्स बंद कर देगा। तो पहला ऑप्शन ठीक है। पहला ऑप्शन ठीक होते ही जो सी ऑप्शन है वो कट जाएगा और ए बी सी में से कोई एक आंसर होगा। फिर क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, ये बिल्कुल सही है। यदि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मूवीज़ के अंदर देखा था हमने कि बहुत बार जो टेररिस्ट होते हैं उनका जो कोड्स होते हैं उनको उनसे एक मीनिंगफुल जो सेंटेंस निकालने के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। सेम उसी तरीके से शॉर्ट स्टोरीज और सॉन्ग्स बनाने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है। तो 1 और 2 दोनों होने चाहिए। तो इसमें फिर ए और डी के अलावा कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं बचता। तो अब हमारा जो पूरा क्वेश्चन है वो केवल 2 ऑप्शन पे आ गया है, या तो ए हो सकता है या डी, और उन दोनों में केवल एक डिफरेंस है, वो है 4th ऑप्शन का। यदि 4th होगा तो डी होगा, यदि 4th नहीं है तो ए होगा। तो 4th ऑप्शन को देखते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ज। तो इसमें तो ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्योंकि बहुत बार हम जो टेक्स्ट लिखते हैं उसको समझने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, और जो हमारे गूगल के अंदर या टेक्स्ट टू स्पीच आता है जो एंड्रॉयड के अंदर, उसको हमेशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैप्टर के साथ ही पढ़ा जाता है। तो 4th सही था। तो इसका आंसर 1 2 3 4 5 है। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपका नहीं भी पढ़ा हो तो आप जो मूवीज़ और डे टू डे लाइफ की बातें हैं वहाँ से कनेक्ट करके इसको
करेक्ट कर सकते थे। तो ये 38th क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 39th क्वेश्चन। इसमें विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया था। तो विजिबल लाइट टेक्नोलॉजी के बारे में मेरा कभी सुना हुआ नहीं था, इसलिए ये मेरे लिए एक टफ क्वेश्चन था। तो मैं पहले इसको छोड़ना चाहता था, लेकिन मैंने इसके ऑप्शन 2 को देखा, VLC इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, कि ये लॉन्ग रेंज के लिए ऑप्टिकल वायरलेस मतलब जो अपना कम्युनिकेट करने में काम आ सकता है। तो मुझे एक चीज़ याद थी कि हमेशा लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस के लिए हम लेज़र लाइट्स का यूज़ करते हैं, विजिबल लाइट्स का यूज़ नहीं करते। तब ये जो VLC का ये जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत होना चाहिए। तो मैंने सेकंड ऑप्शन को गलत किया। जैसे ही मैंने सेकंड ऑप्शन को गलत किया तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन था जो सही हो सकता था, जो C 1 3 4, और ये C ही इसका आंसर था। इस तरीके से यदि हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे और लॉजिकल और रीजनिंग लगाएंगे किसी भी क्वेश्चन में, तो हम यदि नहीं भी जानते उस टॉपिक के बारे में तो भी क्वेश्चंस को ठीक कर सकते हैं। मेंस पेपर स्ट्रेटेजी। मेंस के पेपर के लिए मेरी एक सिंपल स्ट्रेटेजी थी कि मैं जो 10 मार्कर क्वेश्चन था उसके लिए 7 मिनट अलॉट करता था, और जो 15 मार्कर क्वेश्चन था उसके लिए मैं 11 मिनट अलॉट करता था। और जैसे ही मुझे घड़ी में पता चलता कि मैं 6 मिनट को क्रॉस कर चुका हूँ, तो मैं उसके कंक्लूजन के ऊपर चला जाता था, ताकि किसी भी क्वेश्चन को कम टाइम ना मिले, किसी को ज़्यादा ना मिले। इस तरीके से आप सभी क्वेश्चन को एवरेज से ऊपर लिखने की कोशिश करेंगे तो ओवरऑल पेपर आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आप ये जो टाइम है उसको एकदम प्रोपोर्शनेट रखिए। आप ऐसा मत करना कि जो इनिशियल क्वेश्चंस हैं उनको अच्छा लिखने के लिए ज़्यादा टाइम दे दें और जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं वो आपके छूट जाए। तो मेरी यही स्ट्रेटेजी रहती थी कि सभी क्वेश्चंस को इक्वल टाइम देना है। हैंडलिंग द अननोन क्वेश्चन इन द मेंस। मेंस के अंदर काफ़ी टाइम हमें ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये टॉपिक कौन से सिलेबस के कौन से पार्ट से पूछा गया है, और फिर उसके जो पेरीफेरियल टॉपिक्स हैं उनका यूज़ करके हम उस टॉपिक के बारे में ऐसी बातें लिख सकते हैं जो यदि सही भी नहीं हो तो उसमें कोई गलत ना हो। मतलब कि हमें कोई अग्रेसिव बात को नहीं लिखना है, एक जनरलाइज्ड बातों को लिखना है, ताकि हम उसमें 10 में से 1 या 2 नंबर को सिक्योर कर सकें। तो हमें जो पेपर्स के बीच में जो टाइम होता है उसमें रिविजन्स की ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। हमें लाइट फूड लेना है और एकदम काम रहना है और एकदम मोटिवेटेड रहना है कि नेक्स्ट पेपर में अच्छा करना है। पहले पेपर में जो आपने गलतियाँ की हैं उससे आपको उनको रिवाइज़ नहीं करना, कि उन गलतियों को आप बार बार अपने दिमाग में दोहरा रहे हो, अदरवाइज़ नेक्स्ट पेपर के अंदर आप उसमें नर्वस हो जाओगे। इसलिए अपने पुराने पेपर की गलतियों को भूल जाइए और नेक्स्ट पेपर पे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए। स्ट्रेटेजी आफ्टर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के बाद चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस, आप घर पे जाइए और शाम को एक बार पेपर को एनालाइज कर लीजिए कि मैंने पेपर में क्या किया है और कितने में मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ। प्रीलिम्स की तो आंसर्स की आ जाती हैं, आप उनसे मैच कर लीजिए, और यदि आप कट ऑफ के नियर अराउंड हैं या कट ऑफ से ऊपर हैं तो जस्ट अगले दिन से ही आप मेंस की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। मेंस के पेपर के बाद मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा, आप 5 से 7 दिन के लिए रिलैक्स हो जाइए और उसके बाद आप देखिए कि आपके जो पेपर हुए हैं वो कैसे हैं। यदि वो बिलो एवरेज पेपर हुए हैं तो आप जो अपनी स्ट्रेटेजी है वो पूरी एग्ज़ाम के लिए वापस से बना लीजिए। अदरवाइज़ यदि आपको लगता है कि हाँ मैं क्लियर कर सकता हूँ, तो आप इंटरव्यू के लिए अपनी जो डायरी है वो बनाइए और उसमें धीरे धीरे जो इंटरव्यू के लायक जो फैक्ट्स हैं उनको इंक्लूड करते रहिए और जो प्रीवियस ईयर्स की ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उनको पढ़ते रहिए। माई फाइनल रिजल्ट। तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट आया था उस दिन मैं जयपुर में अकेला था। तो मेरे एक दोस्त यासिर ने मुझे कॉल करके बताया था कि आपका रिज़ल्ट आ गया और आपकी 13th रैंक है। तो मुझे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था। मैंने कहा मैं मेरा एडमिट कार्ड देखता हूँ, मैं वापस रीचेक करके कॉल करता हूँ। मैंने उसका फ़ोन काट दिया। उसके बाद मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया कि नहीं आपकी 13th रैंक आ चुकी है। मुझे उस टाइम पे भी यकीन नहीं हुआ, और उसके बाद जब मैंने व्हाट्सएप पे देखा तो ऑलरेडी 50 से ज़्यादा मैसेज आ चुके थे। तो मुझे धीरे धीरे ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ अब ये रैंक आ चुकी है। उसके बाद घर से फ़ोन आने लग गए और मेरे सारे जो फैमिली मेम्बर्स थे, फ्रेंड्स थे, वो सभी लोग आ गए थे और एकदम अच्छा सा माहौल हो गया था। तो 3-4 दिन इसी माहौल में निकल गए। तो 3-4 दिन के बाद ये रियलाइज़ होता है कि हाँ मैंने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है और इसमें मेरी ये रैंक आ गई है। यह थी मेरी एग्ज़ाम डे की स्ट्रेटेजी और मेरा एक्सपीरियंस जो प्री मेंस और इंटरव्यू के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था। आई होप कि आपने इस स्ट्रेटेजी से काफ़ी कुछ सीखा होगा और आप इसका फ़ायदा उठा पाओगे। जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। आप जो अपनी इस जर्नी को और स्मूथ करने के लिए अनअकैडमी की हेल्प ले सकते हो। यहाँ के जो कोर्स हैं उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।